उसमें गंदगी बहुत है, फाउल लैंग्वेज और अननेसेसरी एडल्ट सीन, तो वो मैं लिख नहीं सकता। मैं शुरू से जी बच्चों जी के जी। क्लीन सीरियल और फिल्में हाँ लिखता जी। आया हूँ। इंस्पेक्टर के रोल ही मिल रहे थे, इंस्पेक्टर रोल में इज्जत नहीं मिलती, पैसा नहीं मिलता। वाई फेयर वन चिंगम इज हियर, वो बोलेगा वाई फेयर वन चिंगम इज हियर, लेकिन चिंगम खुद ही डरा रहता है और खुद ही मार खाता रहता है, मोटू पतलू से बचाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया मिश्रा और आप देख रहे हैं बज़ूका। आज हमारे साथ वो शख्स है जिसने हम सबके बचपन को बहुत ज़्यादा सुनहरा खूबसूरत बनाया है। मैं कहूँगी कि मेरे बचपन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आज हमारे साथ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, नीरज विक्रम जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। थैंक यू सो थैंक मच। यू। आपने बहुत बढ़िया तरीके से हम सबके बचपन को निखारा है। बचपन अगर हम सोचते हैं तो छोटा भीम की याद आ जाती है, मोटू पतलू की याद आ जाती है। और मेरे भाई के बच्चे अभी जो छोटे छोटे हैं मोटू पतलू बड़ा देखते हैं। हाँ बहुत देखते हैं, कहते हैं कि भाई आप मोटू हो, मैं पतलू हूँ। बिकॉज एक थोड़ा सा हेल्दी है और एक हाँ, थोड़ा सा थोड़ा पतला तो सा है, पतला जिथिन है। है। हाँ, तो वो कहते हैं भाई आप मोटू हो और मैं पतलू हूँ। पतलू, और ओके। बहुत 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 मजा करते हैं। तो मेरे लिए तो ऑब्वियसली आपसे बात करना बहुत ज़्यादा, मैं आप खुद को एक कहते हैं ना, भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। और थैंक यू। जाके अपने बच्चों को भी बताऊंगी कि मैं थैंक यू आज वेरी बात मच। करके आई हूँ जिसको आप रोज़ देखते हो, जिसने इस चीज़ के बारे में लिखा है और हमारे बचपन को एक सुनहरा बचपन बनाया है। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे की जर्नी के बारे में जानना चाहती हूँ कि सर कैसे दिमाग में आया कि कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है। नहीं, ऐसा मुझे राइटिंग का शौक शुरू से था। जी स्कूल कॉलेज डेज से मैं राइटिंग करता था, स्कूल में भी लिखता था, कॉलेज में भी प्लेस वगैरह लिखता था। तो वही राइटिंग बाद में प्रोफेशन बन गई। तो दिमाग में था कि बॉलीवुड आना है। तो बॉलीवुड आने से पहले मैंने आर्मी का एग्ज़ाम दिया था, तो मैं आर्मी में चला गया। बॉलीवुड आया था बॉम्बे, पर यहाँ पे कहाँ बॉलीवुड है दिखता नहीं था, सब पे बिल्डिंगें बिल्डिंगें दिखती थी। वही और बॉलीवुड है सर आज। हाँ, वही। तो मैंने कंपनी में जॉब भी लिया था यहाँ पे कि काम करूँगा, खर्चा खुद ही चलाऊँगा, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहूँगा। गोल्डन टोबैको कंपनी में मैं फील्ड ऑफिसर था। 2-4 महीनों में मेरा कॉल आ गया आर्मी से, क्योंकि मैं एग्ज़ाम देने के आया था, तो सिलेक्शन हो गया। तो मैं फिर आर्मी में चला गया 5 साल के लिए। तो 5 साल के लिए गया था खाली, वो शॉर्ट सर्विस कमीशन कहलाता है, जिसमें 5 साल के लिए सिलेक्शन होता है। 5 साल में हर साल बॉम्बे आता था देखने के लिए कि किधर रहूँगा, छोड़ के आऊँगा तो क्या करूँगा, किससे मिलूँगा, ये सब रेकी चलती थी। एक महीने की छुट्टी मिलती है एनुअली, उसमें 10-15 दिन बॉम्बे रहता था, फिर 10-15 दिन घर जाता था। वाह, फिर 5 साल बाद छोड़ के फिर मैं इधर आ गया, फिर यहाँ पे आके स्ट्रगल शुरू करी। बहुत खूब सर कि आपके दिमाग में हमेशा ये चलता रहता था कि भाई मुझे जो करना है वो मैं करके ही रहूँगा। जी। बहुत खूब सर। लेकिन सर, जब आप इस तरह के कैरेक्टर्स लिखते हो जो शायद जीवित नहीं है, और उस तरह के कैरेक्टर्स को जब आप लिखते हो तो एक मैजिकल दुनिया में आप जाके सोचते हो। जी। और जब बच्चे उसको देखते हैं तो कुछ अलग ही लगता है कि यार वो भी उस दुनिया में जा चुके हैं। तो सर, ये प्रोसेस कैसे होता है दिमाग में, कैसे क्या चलता है? प्रोसेस तो ये डे टू डे लाइफ से चीज़ें देख देख के हम लोग कैरेक्टर उठाते हैं। आई कीप ऑन ऑब्जर्विंग, कीप ऑन नोटिंग डाउन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, इंटरेस्टिंग इंसिडेंट जो लाइफ में होते हैं, वो मैं जहन में ले आता हूँ, नोट करके रख लेता हूँ, और उन्हीं को फिर मैं अपने लेखन में डालता हूँ। तो जो जितने भी कैरेक्टर हैं उसमें भले ही वो इमेजिनरी कैरेक्टर हो, लेकिन हरकतें रियल लाइफ से कनेक्टेड होती हैं, तो इसलिए बच्चों को भी लगता है हाँ ऐसा हो सकता है। तो दैट्स हाउ आई राइट। तो ना, हम बचपन से कॉमिक्स की बुक्स पढ़ते हैं, जैसे मोटू पतलू। जब आपने मोटू पतलू बनाया था तो क्या सर, क्या दिमाग में क्या था, क्या कुछ आप सोच रहे थे कि यार अब तो इतना फेमस हो चुका है कि अडल्ट भी देखते हैं। मैं तो बोल रही हूँ, मैं तो खुद ही देखती हूँ। खाना खाते वक्त तो थैंक यू, मोटू पतलू चाहिए मुझे। थैंक यू। नहीं, जब बनाया था तो मैं जब छोटा था तब लोटपोट मैगजीन आती थी, लोटपोट। उसमें मोटू पतलू कैरेक्टर थे। हाँ। तो जब मुझे लिखने के लिए जब ऑफर आया ये, तो मैं सोनपरी जब कर रहा था तो उसमें धीरज बेरी नाम के एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे। फिर उन्होंने कॉस्मोस माया स्टूडियो एनिमेशन बनाते हैं, एज ए क्रिएटिव प्रोड्यूसर उन्होंने ज्वाइन किया। तो मोटू पतलू बनाने का उन्होंने डिसाइड किया, लोटपोट वालों से राइट्स लिए और मोटू पतलू बनाने। तो फिर वो धीरज बेरी ने मेरे को बुलाया कि आप लिखिए। वो मेरे पुराने फ्रेंड हैं सोनपरी के ज़माने से। तो उन्होंने कहा आप एनिमेशन लिखेंगे? मैंने कहा बिल्कुल लिखूंगा। तो मेरे दिमाग में ये नहीं था कैसे, मेरे दिमाग में एक्साइटमेंट ही था, मोटू पतलू लिखना, वाह। क्योंकि बचपन में लोटपोट पढ़ के ही बड़े हुए हम लोग। मेरा फेवरेट मैगजीन थी लोटपोट, और मोटू पतलू मेरे फेवरेट कैरेक्टर थे। तो ये लिखने को मिल रहा है, ये तो मैं कभी सोचा ही नहीं था। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड धीरज बेरी, जिसने मुझे लिखने के लिए बुलाया है।
और फिर उसके बाद तो फिर एक्साइटमेंट और जोश, तो फिर नई नई चीज़ें निकलती रहीं और काम करने में मज़ा आया। सर आप जो लिखते हो उसे ऑब्वियसली जो पेश करना स्क्रीन की दुनिया में एनिमेशन, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सर कभी आपने कुछ सजेस्ट किया लोगों को कि अगर कुछ हम ऐसा करें तो और अच्छा होगा, क्योंकि मैंने इस तरह से इस चीज़ को लिखा है? नहीं, एक प्रोसेस होता है कि जब मैं एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो डायरेक्टर के साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे अभी मोटू पतलू के डायरेक्टर धीरज बेरी, पहले कोई दूसरा था, अभी धीरज बेरी डायरेक्टर है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं और फिर हम लोग वो जो डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। देन वी गो एंड नरेट टू चैनल। फिर चैनल का क्रिएटिव टीम होती है, वो सुनती है, उनको कुछ सजेशन देना होता है तो वो सजेशन देते हैं, तो हम लोग वो इनकॉर्पोरेट करते हैं। देन फाइनल स्क्रिप्ट शेप लेती है। उसमें कोई सजेशन अगर मेरे को ठीक नहीं लगते तो फिर आई टेल देम कि ये इस वजह से नहीं करना चाहिए, एंड मोस्टली वो लोग एग्री भी कर लेते हैं। कई बार नहीं एग्री करते तो हम एग्री कर लेते हैं। फाइनली चैनल इज़ द अथॉरिटी। तो इस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है। बट नॉर्मली चैनल्स आर वेरी फ्लेक्सिबल, अच्छे आइडियाज़ को कभी वो क्रश डाउन नहीं करते। सर आप जब कोई भी स्टोरी लिखते हो, जैसे मैंने मोटू पतलू कहा, सोनपरी, तो जब आप लिखते हैं तो एक होता है ना कि यार अगर ये बच्चे देख रहे हैं तो कुछ ऐसा लिखें कि बड़े भी देखें, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो उसमें हर एक एपिसोड में एक सीख रह जाती है। तो सर हाँ, कैसे ये होता है कि अडल्ट भी ये देख लेंगे अगर बच्चे देख रहे हैं तो? वो एक्चुअली मेरी राइटिंग ही वैसी है। मैं जब सीन लिखता हूँ, जी। एपिसोड लिखता हूँ, तो मैं पहले एक बार लिख लिया नॉर्मल, फिर मैं सीन वाइज देखता हूँ कि इस सीन में बच्चे को किस सीन में मज़ा आएगा, बड़े को किस सीन में अच्छा लगेगा। तो उस हिसाब से फिर मैं बैलेंस कर लेता हूँ कि बच्चों को छोटी-छोटी चीज़ों में मज़ा आता है, लेकिन बड़ों के लिए थोड़े और बड़ी हाँ। बातें होनी चाहिए। तो बड़ों की कॉमेडी हँसने के वो जो है सीन्स होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं। बच्चों को तो कोई फिसल के पानी में फिसल के गिर गया तो बच्चा हँस पड़ेगा। ठीक है, एक कॉकरोच आ गया और आदमी भागा, बच्चा हँस सर पड़ेगा। हम लोग भी हंस हाँ, लेते हैं। तो भागते-भागते खंभे से टकरा के चक्कर खा के गिर गया बच्चा, तो ये बच्चों की इस टाइप के सीन डाल दिए। फिर बड़ों के लिए अलग टाइप के सीन डालते हैं कि थोड़े डायलॉग ओरिएंटेड और थोड़े कॉमेडी में और क्या हो सकता है। तो स्लैपस्टिक एंड रियलिस्टिक एक्शन को मिक्स करके तो ऐसा लिखते हैं कि पूरा फैमिली एंटरटेनर ही बने। सर ये मोटू पतलू या फिर और जो आपने चीज़ें लिखी हैं, ये वैश्विक स्तर पर देखा जाता है, लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसमें मैं देखती हूँ सर इंडियन कल्चर का जो थोड़ा तड़का लगा रहता है वो भी लगाते हो। सर कैसे मैनेज किया जाता है कि जो वैश्विक स्तर पर भी देख रहे हैं और लोगों को इंडियन कल्चर क्या है वो एक एनिमेशन के थ्रू पता चलता है, कि एक सीरीज़ के थ्रू पता चलता है कि यार इंडिया में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, बाहर के बच्चे ये सब देख के सीखते हैं। सर कैसे? नहीं, क्योंकि हम लोग इंडिया का कंटेंट बना रहे हैं जी। तो हम लोग इंडियन कल्चर के हिसाब से बनाते हैं, हाँ। बाहर के हिसाब से नहीं बनाते। क्या बाहर कुछ सर सोचते हैं? हम लोग इंडियन स्टाइल से सोचते हैं। मैं इंडियन स्टाइल से सोचता हूँ, इंडियन कल्चर को प्रमोट करता हूँ। और मुझे मालूम है कि इंडियन कल्चर एक ऐसा कल्चर है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड प्रेज़ किया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है, और इंडियंस ऑल ओवर वर्ल्ड हैं। तो मैं इंडिया के हिसाब से लिखता हूँ और लोग उसे देखते हैं और देखने के बाद लोग उसे पसंद भी करते हैं। सो बाहर के कल्चर के तो सीरियल आ ही रहे हैं, एक्वार्ड सीरियल जी। आते ही हैं, तो हमको अपना कल्चर प्रमोट करना चाहिए। तो हम लोग, हमारी जो शिक्षा है, जो ट्रेनिंग है, जो माँ-बाप सिखाते हैं बच्चों को, वो उस टाइप को बेस बना के हम लोग उसमें धीरे सीड इन करते हैं। एकदम प्रॉपर एकदम टीचिंग नहीं करते हैं, सीड इन करते हैं जी हाँ। इनडायरेक्टली। बहुत खूब सर, बहुत खूब। अभी हमने छोटा भीम जस्ट देखा। मैं खुद गई थी छोटा भीम के फर्स्ट शो के दिन बच्चों का रिव्यू लेने। वाह! बच्चों का यही मैं आपको रियल बता रही हूँ, उनका जो रिएक्शन था मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक दिस लिटरली कि मुझे Yeah. बहुत अच्छा लगा। उनके पेरेंट्स उनके साथ आए थे। हाँ। उन्होंने भी कहा कि अडल्ट भी देख सकते हैं और वो जो टीनेजर्स देख सकते हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो हाँ, देख सकते हैं, correct. बूढ़े देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग लोग, उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। जी। सबका यही रिएक्शन था कि अगर कुछ बने तो ऐसा बने जो हर उम्र के लोग देख सके। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा। लेकिन सर जब आपने छोटा भीम को बड़े स्क्रीन पर लाने का सोचा था तो तब क्या चल रहा था कि यार बड़ा स्क्रीन पर लाना है छोटा भीम, क्या कुछ अलग आपने किया उसमें? देखिए, इस सब्जेक्ट पे एनिमेशन फिल्म बन चुकी जी है पहले। जी फिर जब राजीव चिलाका जी ने, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हाँ, है इसके, उन्होंने मुझे director। बुलाया लिखने के लिए, तो मेरे पास यही चैलेंज था कि इसको एनिमेशन से अलग कैसे करना है। इसमें ऐसा क्या करना है कि जब व्हेन वी से एनिमेशन फिल्म तो लगता है बच्चों की फिल्म है, तो इसमें ऐसा क्या करना है कि ये बच्चों की नहीं है, फैमिली की फिल्म है। फैमिली फिल्म। फर्स्ट तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही था, प्रोड्यूसर डायरेक्टर राजीव जी का भी और मेरा भी ऑब्जेक्टिव ये था, फैमिली फिल्म है, बच्चों की फिल्म नहीं है। उसके लिए फिर हमने सीन में बहुत सारे कैरेक्टर ऐड किए और सीन ऐसे लिखे जो कि जिसमें बड़े, और जैसे मैं मोटू पतलू में लिखता हूँ फैमिली एंटरटेनर होता है, इसको भी फैमिली एंटरटेनर होना है। सीन इस हिसाब से लिखे कि बड़ों को भी अच्छे लगे, बच्चों को भी अच्छे लगे, तो ये एक फैमिली का हो। तो वो चैलेंज हमारे लिए कि एनिमेशन से एकदम अलग कर देना है इसे।
और जो कि हम करने में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुए हैं। सर डायलॉग्स का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, जी। ज़्यादा बड़े वर्ड्स नहीं डालने पड़ते, क्योंकि अभी मैंने देखा था बहुत छोटे छोटे बच्चे थे सॉन्ग लॉन्च के दौरान, मैंने उन जी। लोगों को देखा था, काफ़ी छोटे छोटे 4 साल के, 5 साल के, 10 साल के बच्चे थे। तो सर डायलॉग्स आपने किस तरह के लिखे थे कि उनके लिए बहुत ईजी पड़े, और जो बच्चे छोटे छोटे सुन रहे हैं उनके लिए भी उनको समझ में आए क्या एक्चुअली हो रहा है स्क्रीन पर? नॉर्मली मैं डायलॉग्स बच्चों के लिए जी। स्पोकन हिंदी रखता हूँ, हाँ जी। जो कि हम लोग घर में बात करते हैं, बाजार बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हिंदी नहीं रखते, उसमें बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों के लिए डायलॉग सिंपल ही रखने पड़ते हैं। वो सिंपल डायलॉग में ही थोड़ा मस्ती डाल दी तो बच्चों को मज़ा आता है। जैसे इंस्पेक्टर चिंगम का डायलॉग डाल दिया कि द नेम इज चिंगम, चिंगम को चिंगम से बचना, यम पॉसिबल है, यम पॉसिबल है, तो बच्चा सुन के हंसता है। हाँ, वाई फेयर व्हेन चिंगम इज हियर, वो बोलेगा वाई फेयर व्हेन चिंगम इज हियर, लेकिन चिंगम खुद ही डरा रहता है और खुद ही मार खाता रहता है, मोटू पतलू से बचाते हैं। तो बच्चों का तो सिंपल डायलॉग है, लेकिन जिस स्टाइल से बोलना है, मोटू बोलता है खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती, और उसके बाद उस पतलू बोलेगा आइडिया, फिर समोसा खाएगा। तो ये सिंपल लाइन के डायलॉग को ही हम लोग, मैं कोशिश करता हूँ कि उनको कैसे फनी बनाया जाए, सिंपल लैंग्वेज को, ताकि बच्चों को भी समझ में आए और बड़ों को भी अच्छे लगे। सर आपका फेवरेट कौन रहा, मोटू, पतलू या चिंगम? अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आपने खुद लिखा है, आपका फेवरेट जब आप डायलॉग मोटू लिखते हो? पतलू तो हमारे फेवरेट है ही, जी। मैं वो तो बचपन से हाँ जी। फेवरेट है। छोटा पर नए में इंस्पेक्टर चिंगम, क्योंकि मैंने ही क्रिएट किया वो। तो हाँ जी, क्रिएट किया आपने। हाँ, क्योंकि वो लोटपोट में नहीं था, तो वो मैंने और डायरेक्टर ने मिलके हम लोग ने क्रिएट किया। छोटा भीम तो मेरा शुरू से फेवरेट था। छोटा भीम मैंने बहुत देखा सीरियल, और अब मैं हमेशा लिखना चाहता था। वो प्रोड्यूसर हैदराबाद में रहते थे, कभी मौका नहीं मिलता था उनसे मिलने का। उनका ऑफिस ग्रीन गोल्ड ऑफिस हैदराबाद में है। तो मैंने कई बार सोचा लिखूं, मोटू पतलू हिट हो गया था, सुपर हिट हो गया था, मैं कई बार सोचा लिखूं। फिर एक बार इत्तेफाकन के उनसे मुलाकात हो गई, तो उनसे बोला मिलके काम करते हैं साथ, लेकिन वो फिर भी 10 साल गुजरे उस बात को। 10 साल बाद फिर उनके यहाँ से फ़ोन आया कि वो मिनी फिल्म लिखनी है उनके लिए। तो मैंने कहा मिनी फिल्म 40 मिनट की फिल्म होती है, 40-42 मिनट की। तो फिर वो लिख रहा था, तो फिर उन्होंने फिर ये लिखने का ऑफर दे दिया, तो इस तरीके से काम शुरू हो गया उनके साथ। जी, छोटा भीम के जो गाने हैं ना सर, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए। हाँ। जंबूरा, मतलब बहुत ज़्यादा, और जो शान जी ने गाया डिगी डिगी डम डम बहुत फेमस हुआ। हाँ, काफ़ी प्यारे प्यारे गाने थे जी। सर, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी ही फिल्म के गाने हैं, आपको कैसे लगे थे? नहीं, वो राघव सच्चर जी जिन्होंने म्यूजिक दिया, बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। मैंने सुना रातों रात वो गाने बन गए हाँ, थे। फटाफट उन्होंने रातों रात गाने बनाए उन्होंने, बहुत अच्छे। जो काम दिल से किया जाता है ना, उसमें टाइम नहीं लगता। टाइम नहीं लगता। सोच के दिमाग से किया जाता है, उसमें टाइम लगता है। दिल से जो चीज़ निकल आती है ना, ये वो फटाफट निकलती है। सर अनुपम सर का जो कैरेक्टर था, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। जब जी। आपने कैरेक्टर लिखा तो आपके दिमाग में कौन चल रहा था कि किस तरह का कैरेक्टर हमें चाहिए? ऑब्वियसली अनुपम सर ने उसमें जान डाल दी है। हाँ, कैरेक्टर तो हमको गुरु शंभू का कैरेक्टर ने लिखा, जी। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उसके बिना ये फिल्म नहीं हो सकती। तो कैरेक्टर तो हमने अनुपम जी सोच के नहीं लिखा था, कैरेक्टर ऐसा लिखा था कि एक दमदार कैरेक्टर चाहिए, जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता वहाँ पर। बच्चों का प्यारा। हाँ, बच्चों का प्यारा। लेकिन अब उसके लिए कास्टिंग में अनुपम जी के अलावा दूसरा नाम हमारे दिमाग में नहीं आया, ना प्रोड्यूसर राजीव जी के दिमाग में, ना मेरे दिमाग में। घूम फिर के अनुपम जी का चेहरा दिखता था, इसलिए फिर उन्होंने अनुपम जी को कांटेक्ट किया और उन्होंने उसमें 4 चांद लगा दिया उस रोल में। इट वॉज प्लेजर वर्किंग विद अनुपम जी, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, तो सभी जानते हैं। बहुत और बहुत खुशनुमा दिल के हैं सर। लेकिन मुझे ये जानना है कि ये आइडिया किसका था सर? जो टैटू जैसा कुछ तो था, उन्होंने जो लगा बना के रखा था सर पे अपने। ये अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर राजीव चिलाका जी का आइडिया था कि कैसा गेटअप दे उनको कि थोड़ा अलग लगे, उनका ही आइडिया था ये। तो सर आपके जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, आप किस तरह के प्रोजेक्ट्स में अब काम करना चाहते हैं? क्योंकि अब बच्चों को तो आपने बहुत हंसा दिया, बहुत रुला दिया, हंसा दिया, एक मनोरंजन आपने दे दिया बच्चों को। अब आगे क्या आपका प्लान है? किस तरह के प्रोजेक्ट्स में आपको काम करना है? मैं आगे भी बच्चों को ऐसे ही हंसाते रहना चाहता हूँ। 2-3 प्रोजेक्ट और आने वाले हैं, एंड मेरा फोकस अभी और फिल्म्स के ऊपर ज़्यादा होगा कि फीचर फिल्म्स, थिएटर रिलीज फिल्म ज़्यादा लिखूँ, भले वो बच्चों की हों या बड़ों की हों। तो 2-3 ऑफर और हैं मेरे पास अभी, इस फिल्म रिलीज के बाद आए हैं, जिनमें काम करूँगा। मैं प्रोड्यूस भी करता हूँ फिल्म, रीजनल फिल्म, छत्तीसगढ़ी फिल्म। तो मैंने एक प्रोड्यूस किया, अभी दूसरी भी बनाने की तैयारी है। वो मैंने लिखी थी, प्रोड्यूस की थी, दूसरी मैं खुद डायरेक्ट करने की प्लान कर रहा हूँ। लिखूंगा भी, डायरेक्ट भी करूँगा, प्रोड्यूस भी करूँगा। तो फ्यूचर में अभी जी बोलिए। एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ उनमें, खाली मेरे दिल की बात जान गए सर। मैंने बोला मैं पूछ लेती हूँ, बीच में बता देंगे। मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक्टिंग में छोड़ चुका हूँ। मैं जब एक्टिंग करता था तो ज़्यादातर मुझे इंस्पेक्टर रोल मिलते थे, तो वो मैं छोड़ चुका हूँ। सर आर्मी बैकग्राउंड से है, तो इंस्पेक्टर तो मतलब तो हो गया वही ना, ऑल द बेस्ट सीरियल में
और गौतम जी का ऑल द बेस्ट जी। सीरियल लिख रहा था मैं, जी तो एक इंस्पेक्टर रोल तो उन्होंने मुझे दे दिया कि अरे नीरज जी आप कर लो ना ये। तो फिर मैंने जो यूनिफॉर्म पहनी तो ढीली डाली थी, मैंने कहा ये नहीं चलेगी, अभी आर्मी से आया तो यूनिफॉर्म तो परफेक्ट होती थी, Perfect दूसरी होनी यूनिफॉर्म है चाहिए। एकदम परफेक्ट। तो गौतम जी को बड़ा अच्छा लगा, तो उन्होंने हर सीरियल में मुझे इंस्पेक्टर बना देते थे। तो फिर उनके यहाँ मैंने 2-2 साल लंबे सीरियल इंस्पेक्टर रोल किए। उनके सब सीरियल में लिखता भी था, ज़्यादातर सीरियल में लिखता भी था, और उस सीरियल में जो इंस्पेक्टर रोल होता मेरा को कर मैं ही देते थे। करूँगा अब तो ऐसे मेरा एक्टिंग का करियर ऐसे शुरू हो गया ज़्यादा। लेकिन सर एक्टिंग तो कभी कोई एक्टर छोड़ नहीं सकता, चाहे वो राइटर, अब तो सब कुछ, अब ऑलराउंडर है नहीं, सर। आई लेफ्ट बिकॉज इंस्पेक्टर के रोल ही मिल रहे थे। इंस्पेक्टर रोल में इज्जत नहीं मिलती, पैसा नहीं मिलता, क्योंकि आपको कोई नहीं बोलेगा नीरज विक्रम बहुत अच्छे एक्टर है। एक एक्टर क्या कहलाना चाहता है कि मैं बहुत अच्छा एक्टर, लोग बोले। इंस्पेक्टर के रोल में लोग बोलते हैं कि ये नीरज विक्रम है, ये बहुत इंस्पेक्टर रोल प्ले करते हैं ना, आपने देखा होगा, वो चीज़ आपको रिस्पेक्ट थोड़ी कम कर दी, भले आप पर्दे पे दिखते हो। हाँ। यू वांट टू बी नोन एज ए गुड एक्टर, तो वो उसमें फिर पैसा भी इंस्पेक्टर रोल में कम लगता है। तो राइटिंग का मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था, पैसे ज़्यादा मिल रहे थे, रिस्पेक्ट अच्छी थी, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठा, तो फिर मैंने इंस्पेक्टर रोल बंद ही कर दिया। लेकिन सर कभी ट्राई आप कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं वो ये अब नहीं देख रहे कि आप किस रोल में सूटेबल हो, वो आप पे हर चीज ट्राई करना चाहते हैं। नहीं, अगर कोई अच्छा रोल मिले जी। तो आई एम ऑलवेज ओपन टू इट। एक्टिंग पर कैमरा कौन नहीं फेस करना चाहता, सभी को हाँ। लगता है कि लोग, जब मैं एक्टिंग करता था तो लोग मुझे को रास्ते में देख के पहचानते थे, अरे आपको देखा है, फिर उन्हें अरे हाँ वो सीरियल में देखा, तो वो एक्टरों को बहुत अच्छा लगता है वो सब। लेकिन आपको देखा है इंस्पेक्टर रोल में, वो मुझे नहीं अच्छा लगता। अच्छा, आप बहुत अच्छे एक्टर हैं ये बोल के आपने बड़ी अच्छी एक्टिंग की, ये कम्प्लीमेंट मिले तो एक्टर का दिल को सुकून मिलता है, ऐसा है। तो वो ट्रेडमार्क लगा जा रहा था कि इंस्पेक्टर, तो फिर मैंने इसीलिए बंद कर दिया। मुझे लगता है कि सर अगर आप और सारे रोल्स करेंगे तो हमारे हाँ। लिए बहुत अच्छा होगा, हमें मजा आएगा देखने में कि सर अलग अलग अवतार में हमें देखने के लिए आई मिलेगा। वुड लव टू डू दैट। सर ओटीटी पर क्या ख्याल है, अगर ओटीटी पर आपको कुछ ओटीटी के मुझे ऑफर मिले, पर अभी तक आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर टू डू, बिकॉज उसमें गंदगी बहुत है, फाउल लैंग्वेज और अननेसेसरी एडल्ट सीन, तो वो मैं लिख नहीं सकता। मैं शुरू से जी, बच्चों जी, के जी। क्लीन सीरियल और फिल्में हाँ लिखता जी, आया हाँ हूँ, वो मेरे से होगा नहीं। इसलिए अभी तक मैं जिस दिन ओटीटी में एकदम क्लीन काम शुरू होना शुरू हो जाएगा, या कोई ऐसा ऑफर आया, अभी भी हो रहे होंगे क्लीन काम, मैं देखता नहीं ज़्यादा, कोई ऐसा ऑफर आएगा तो आई वुड लव टू राइट, क्योंकि अभी आगे तो ओटीटी ज़माना है। जी जी, अभी डिजिटल ओटीटी, हाँ बस यही आगे क्योंकि का अब टाइम यही है। हाँ। क्योंकि अब मैं देख रही हूँ कि लोग कहते हैं कि ठीक है थिएटर में आया ना, कुछ टाइम बाद ओटीटी में आ जाएगा, ओटीटी पर देख लेंगे करेक्ट। लोग। और ऐसा यंग जनरेशन तो टीवी देखती नहीं देखती है, नहीं थिएटर में भी जाना कम पसंद करती है, वो सब ओनली ओटीटी ओटीटी पर इंसान आराम से देख तो सकता फ्यूचर है। ओटीटी का ही है, तो OTT का आई है। वुड लव टू राइट इट इफ आई गेट गुड वर्क। तो सर कब कोई ओटीटी का आपने सीरीज देखा हो या फिल्म जो आई हो? मैंने सीरीज देखी बहुत, लोगों से तारीफ सुनने के बाद, जी। वो पंचायत पंचायत, हाँ सर मतलब बस मैं बता रही एक ही देखी मैंने आज तक। मैं बता रही हूँ, आप मेरे सारे दिल की बात आप जान जा रहे हो, मैं जस्ट बोलने वाली थी सर, पंचायत देखा क्या आपने? बस मैंने वही एक सीरीज देखी क्योंकि ओटीटी। गाने बड़े फेमस हुए पंचायत के, जो मनोज तिवारी जी ने गाए थे। हाँ गाने, सोहर बोल सकते हैं हाँ सोहर, वो छोटे छोटे सीन, बड़ी अच्छी कॉमेडी और छोटी छोटी बातों को लेकर उन्होंने बड़ी प्यारी सीरीज बनाई है, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी। सर और हम सर देखना चाहते हैं कि आप एक बार ओटीटी पर भी आप आएं और एक्टिंग करें, या फिर जी। कुछ अपने दमदार डायलॉग से हम सबका दिल जीतें। आई वुड लव टू डू दैट। आपके मुंह में घी शक्कर। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सर हमारे बचपन को मैं एक बार फिर बोलना चाहूँगी सुनहरा बनाने के लिए, और आज हमसे इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को डिटेल में बताने के लिए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।